Let us start our lab. आज हम करेंगे आपकी फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स। तो सभी ने अपना ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लो। तो is the screen visible? Screen visible है भी? Yes sir. Okay. जिन्होंने कल क्लास लैब नहीं लगाई, यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन टर्मिनल का। So please open the e-book that is uploaded on the LMS. सभी आप ओपन करके देख सकते हैं जो ई बुक LMS पे अपलोडेड है। क्लियर? तो हम 1 बाय 1 कमांड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम कमांड्स का देखेंगे, उसके बाद आपका एक प्रोग्राम दिया जाएगा। वैसे तो जो प्रोग्राम वाला पोर्शन है वो असाइनमेंट 5 या 6 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो इतने प्रोग्राम्स होंगे कि 1-2 आवर्स में होने पॉसिबल नहीं होंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी देखते जाएंगे साइड बाय साइड, और उससे आपका सिर्फ कमांड्स ही नहीं होंगी तो प्रोग्राम होगा, तो आप इतना बोर भी नहीं होगे इस लैब में। क्लियर? नाउ ओपन द टर्मिनल। आपने वो टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे कोई नई फाइल देनी चाहते हो, शेल वाला आपने ओपन किया। अब यहां पर आपने क्या लिखना है? कमांड्स। जैसे लास्ट लैब में भी बताया था, लेट अस सपोज फर्स्ट कमांड इज डेट कमांड। तो इसने क्या कुछ आपको दे दिया? डे, थर्सडे बताया, मंथ, कौन सी डेट है वो बताई, टाइम बताया, ईयर बताया। क्लियर? अब ऐसी कमांड है आपके पास कैलेंडर। ये कमांड क्या करेगी? आपको कैलेंडर इस मंथ का प्रिंट करके दे देगी।
देखो जो कैलेंडर के साथ या डेट के साथ अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो जैसे जैसे बुक में आएंगी हम वैसे वैसे इसको करते जाएंगे। क्लियर? जैसे जैसे इस बुक में आएंगी हम वैसे वैसे इसको करते जाएंगे। अब ये तो होगी, यहां पर आपने अगेन इस ऑनलाइन टर्मिनल पर आप चला के इसको देख सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास बुक में कौन सी कमांड है? देखो फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ बुक हैं हमारे पास असाइनमेंट में, तो हम उनको फोकस करते हैं। नेक्स्ट कमांड इज PS कमांड। PS कमांड इज यूज्ड फॉर प्रोसेसेस। अब आप बोलोगे कि यहां तो सिर्फ ये TTY स्टैंड फॉर टर्मिनल, कि यहां तो सिर्फ टर्मिनल आए हमारे पास। वैसे तो अगर आप विंडोज में अल्ट कंट्रोल डिलीट करते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस शो होते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे अल्ट कंट्रोल डिलीट किया, सॉरी, ये टास्क मैनेजर में गया। अब यहाँ पर अगर ये देखो प्रोसेसेस कितने हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितने हैं। तो आप तो बोलोगे क्या लिनक्स में सिर्फ यही है? नहीं, लिनक्स के भी अलग अलग प्रोसेसेस हम देख सकते हैं ऑप्शंस के साथ। लेट अस सपोज एक मैं अभी बता देता हूँ, PS-U, ये यूजर प्रोसेसेस के लिए है। ठीक है, तो आपके पास उसके यूजर प्रोसेसेस भी शो हो रहे हैं। तो इसी तरह आप जो लिनक्स में कमांड्स हैं वो अलग अलग ढंग से आप देख सकते हो। क्लियर? लेकिन उसके लिए ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि ऑप्शंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो हम किस किस को याद रखें? देखो जो भी एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी डोमेन में लोग काम करते हैं वो अपनी अपनी ऑप्शंस की उनको प्रैक्टिस हो जाती है। आपने इस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, जो आपको बुक में दी गई हैं वो कमांड्स को आपने चला के देखना है। अब ऑप्शंस आपने किसी कमांड की देखनी है तो वो कैसे देखोगे, वो उस पर हम अभी आते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिखा ls कमांड, इसने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। अब आप ls कमांड की ऑप्शंस को देखना चाहते हो तो उसके लिए कमांड है man स्टैंड्स फॉर मैनुअल। ये देखो माइनस ए से ऑल, कैपिटल ए से ऑलमोस्ट ऑल, ऑथर, एस्केप एंड सो मच मोर। क्लियर? तो ये आपके पास देखो, अगर इसको करते जाओगे कितनी ऑप्शंस हैं। अब सारी की सारी ऑप्शंस हमने थोड़ी याद रखनी है, जो भी हमें इस लैब में होंगी हम उसी को याद रखेंगे, बाकी को रखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन इससे आपको एक तरीके से उस कमांड के बारे में पता चल जाएगा। बुक कौन सी है? सुमिता अबादास की बुक है। आपके LMS पे भी ये अपलोडेड है, यहां पर अपलोडेड है ये। अगर आप LMS को देखोगे ना अपने को, तो यहां लैब में जाओगे तो आपको ये यहां देखो लैब कंटेंट में जाओगे, बुक फॉर लैब सेशंस है, तो इसको क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ PDF डाल दी गई हैं, तो इसको आप स्कैन व्यू कर सकते हो। क्लियर है ये बुक कहाँ पे पड़ी है? तो
नेक्स्ट हम कर रहे थे अब ये मैनुअल कमांड के साथ हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब लास्ट लैब में हमने ls कमांड कर ली थी। क्या हमने ls के साथ डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे कि अगर मुझे 1 से सर्च करना है, 1 से स्टार्ट होकर, तो उसको मैं कैसे करूंगा, ls वन स्टार, तो जो फाइल 1 से स्टार्ट होगी वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ जी, ये कर लिया था लास्ट लैब में ऐसा, वरना तो फिर मैं रिपीट करवाऊं ये अगर नहीं किया था। स्टार का मतलब क्या है कि स्टार के 1 से स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ भी हो वो इसने प्रिंट कर देना है। अगर मैं उल्टा करूं इसको, मतलब स्टार को किसी से पहले लिखूं, ls स्टार h लिख दिया जैसे मैं, अब जो भी फाइल h से एंड होगी वो ये डिस्प्ले करेगा। ये देखो 1.sh, मतलब ये कहाँ एंड हो रही हैं, h के साथ, तो इसने वो सारी फाइल्स डिस्प्ले कर दी। क्लियर। अगर दोनों का कोई आपने कॉम्बिनेशन देखना हो, 1 स्टार s स्टार, अब इसका मतलब क्या है, जो भी फाइल 1 से स्टार्ट होगी और उसके बीच में s कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, तो वो वाली फाइल्स ये डिस्प्ले करेगा। एक ही फाइल ऐसी थी जो 1 डॉट उसके हुई। क्लियर है ये? किसी को डाउट, एनी डाउट? तो मैं मानता हूं ये क्लियर है आप सभी को। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपने ls कमांड अकेले की और विद एट्रीब्यूट्स आपने डिस्प्ले करना हो तो ls -l, ये सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स। अब आपके पास, अगर आप अपनी लैब कंटेंट में असाइनमेंट्स देखोगे, 1-2 असाइनमेंट में, फर्स्ट असाइनमेंट में तो इंट्रोडक्शन है, सेकंड असाइनमेंट में क्या है आपके पास, ज्यादातर के लेट अस सपोज एक ग्रेटर देन सिंबल को बताया हुआ है कि उससे क्या होगा। अब देखो, आपने ये वाली फाइल यहां डिस्प्ले होगी, लेकिन आप ls -l के जो भी कंटेंट चलाने के बाद जो भी डिस्प्ले हुआ उसको किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर पाओगे, ls -l ग्रेटर देन लेट अस सपोज r1.txt। अब आपने ls कमांड अगर चलाई तो यहां देखो r1.txt फाइल क्रिएट होगी, यहां पर r1.txt फाइल क्रिएट होगी। तो इससे क्या हुआ, आपके पास ये वाली फाइल आपको क्रिएट हुई मिल गई, और इसके कंटेंट्स क्या होंगे, जो भी यहां पर आपको डिस्प्ले हुआ है। लेट अस सपोज मैंने लिखा cat r1.txt, देखो तो इस फाइल के कंटेंट्स क्या थे, ये। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो, एनी डाउट्स? सो मैं इसको भी एक बार आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो इसकी, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। सो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो नेक्स्ट कमांड अभी हम देखेंगे कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाना है।
अब लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे x है, x इक्वल्स टू 5। मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी 5। अब इसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे? प्रिंट करवाने के लिए हम ज्यादातर यूज करेंगे इको कमांड। ठीक है, इको क्या होता है? वैसे इंग्लिश वर्ड है कि जो आपने बोला वही दोबारा आपके पास आए, जो हम टाइप करेंगे वही हमारे पास आए। लेट अस सपोज मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया इको के बाद, इसने वही प्रिंट कर दिया मेरे पास। क्लियर? लेकिन अगर मैं स्पेस ज्यादा दे देता हूं, लेट अस सपोज मैं लिखता हूं दिस, अब यहां पर मल्टीपल स्पेस दे दी और OS लैब, तो यहां पर क्या होगा? इसने मल्टीपल स्पेसिस को भी एक ही स्पेस लिखा। तो अगर इसको आप दिखाना चाहते हो कि ये मल्टीपल स्पेस हो, तो इसको एज अ स्ट्रिंग आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करूंगा? मेरे पास मुझे इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर अब मल्टीपल स्पेसेस शो हो रही हैं, जबकि अगर आपने ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए थे तब ये शो नहीं हो रही थी। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट? प्लीज अपने लैपटॉप पर बैठो, क्योंकि इसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। जो फोन पे है वो एक बार लैपटॉप अपना अरेंज कर ले, 5-10 मिनट बाद हम लैपटॉप पे शिफ्ट होंगे और मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा सभी की विद वीडियो ऑन। तो ये हुआ हमारा, अभी तक हमने क्या किया है? इको कमांड कर ली, ls कमांड तो पिछले लेक्चर में देख ली थी। एक ग्रेटर देन सिंबल के साथ हमने देख लिया कि डायरेक्टिंग आउटपुट टू अ फाइल, एक कमांड की आउटपुट हमने एक फाइल में स्टोर कर ली। क्लियर? अब यहां पे हमारे पास है एक wc कमांड। अब ये wc कमांड स्टैंड फॉर वर्ड काउंट ऑफ अ फाइल। अब वर्ड काउंट हम कैसे इस कमांड को देख सकते हैं? अगर मेरे को किसी कमांड के बारे में नहीं पता तो मैं सिंपली लिखूंगा क्या है, प्रिंट न्यू लाइन वर्ड एंड बाइट काउंट्स फॉर ईच फाइल। अब ये सभी आपको इतनी ये कमांड्स के सॉरी ऑप्शंस के साथ ये प्रिंट करेगा किसी फाइल में। जिस किसी को भी ये इसकी ये डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आई तो हम सॉरी यहां पर आपने लिखा, मैंने एक r1.txt फाइल बनाई थी, तो मैं उसी के वर्ड काउंट को चेक कर रहा हूं। तो यहां पर देखो पहले क्या है? 24। दिस 24 स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, काउंट ऑफ न्यू लाइंस। नेक्स्ट 212, ये 212 क्या है? ये 212 है आपके वर्ड्स का। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इसमें। नेक्स्ट सॉरी कैरेक्टर्स हैं इसमें। नेक्स्ट है सॉरी वर्ड्स हैं इसमें। 1062 क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस थे, मैं उनके बारे में बता देता हूं। लेट अस सपोज मैंने लिखा जो भी ऑप्शन है किसी कमांड की वो माइनस साइन के साथ आप लिखते हो जनरली। wc -m r1.txt। जब इसको आपने कमांड को रन किया, देखो यहां पर क्या आ गया? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ फाइल r1.txt। आपने लिखा wc
-c_r1.txt. Again it prints 1062, but here 1062 is the count of number of बाइट्स, नॉट नंबर ऑफ करेक्टर्स, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में तो एक करेक्टर एक बाइट का ही होता है तो आपका सेम आएगा, लेकिन जहां जिस फाइल में नॉन एस्काई कोड्स या करेक्टर्स आपके होंगे वहां पर ये काउंट सेम नहीं आएगा। जैसे लेट अस सपोज बाइनरी फाइल्स हैं, उसमें नॉन एस्काई कोड्स होते हैं या करेक्टर्स होते हैं, तो उसमें ये सेम नहीं होगा। अब मैंने लिखा wc -l r1.txt, तो इसने नंबर ऑफ लाइंस बता दिया, न्यू लाइंस, ये देखो ये वाला, क्लियर। अब मैंने लिखा wc -w r1.txt, तो इसने नंबर ऑफ वर्ड्स बता दिया मुझे इस फाइल। तो ये आपका wc कमांड के लिए हो गया, क्लियर। हाँ जी, इस लैब में पिछली बार मैंने शेल का बता दिया था भी, शेल क्या होती है, एनीबॉडी? हाँ जी, शेल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था पिछली लैब में, यस या नो बोलो। ओके, देन इट्स गुड अगर कर लिया था। तो अब हमारे पास हमने ls कमांड भी कर ली, wc कमांड भी कर ली। अब बारी आई थी कि वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवाते थे। लेट अस सपोज मैंने शुरू किया था x = 5 के साथ। अब अगर इसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाना है तो अगर मैं लिखूंगा echo x, तो ये x प्रिंट करके दे देगा मुझे, ये देखो यहां पे, ठीक है। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए लिनक्स के ज्यादातर शेल्स में हम $साइन का यूज करते हैं। तो यहां पर 5 प्रिंट हुआ, तो echo x करेंगे तो x, echo $x किया तो आपके पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, क्लियर। सो ये तो आपका वो हुआ। अब हम यूजिंग पाइपलाइन एक कमांड को दूसरी कमांड से फीड कैसे करते हैं उसके बारे में करें। एक कमांड को दूसरी कमांड में फीड कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक कमांड है बाइनरी कैलकुलेशन या बाइनरी कैलकुलेटर BC। मैं BC जैसे किया तो ये लिखने के बाद मेरे पास आ गया। अब ये आपका बाइनरी कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। मैंने लिखा 2 × 6 12, ठीक है। तो आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी। अब इको कमांड के साथ लेट अस सपोज आपने कहा 2 + 7, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये अब 9 नहीं प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 2 + 7। तो अब एक कमांड को दूसरी कमांड के साथ हमने फीड करना है, तो वो कैसे करेंगे। लेट अस सपोज यहां 2 + 7, अब यहां पे 2 + 7 को BC कमांड में फीड किया और फिर यहां पर उसका आपने आउटपुट करवाया, क्लियर। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल आपने किया ls, तो ये क्या आ गया आपके पास, ls कमांड में जो भी था उसकी फीड कर दिया वर्ड काउंट को, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो अभी तक जो किया है।
अगर किसी को डाउट हो है तो वो चैट में लिख सकता है। देखो ये कमांड क्या करती है, BC लिखा, तो अगर हमने इको 2+7 किया तो ये 2+7 यहीं पर डिस्प्ले कर रहा था, 9 नहीं किया इसने। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, 2+7 BC को फीड हो रहा है, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। ऐसे यहां पर WC को LS फीड हो रहा है, LS कमांड, जो LS कमांड की आउटपुट है वो इसको फीड हो रही है, तो इसने वही कर दिया। हाँ जी, एनी डाउट टिल नाउ? सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास जो भी कमांड्स हैं, हमारे पास जो भी कमांड्स हैं वो क्या होंगी, या इंटरनल होंगी या एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड मींस जो शेल के अंदर ही है, एक्सटर्नल कमांड मींस शेल के अंदर नहीं है, उसके लिए उसका एक पर्टिकुलर पाथ है, वो वहां पर उसको सर्च करेगा। क्लियर? तो वो वहां पर उसको सर्च करेगा। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे ये सर्च करेगा वहां पे, और कैसे हमें ये पता चलेगा कि कोई कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर मैं उसको चेक करने के लिए, आपके पास कमांड है टाइप, उसको चेक करने के लिए आपके पास कमांड है टाइप। आपने लिखा टाइप डेट, या टाइप इको कर लो पहले। अगर तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होता है, इको इज अ शेल बिल्ट इन, तो ये इंटरनल कमांड है, मतलब ये शेल की खुद की कमांड है, इसके लिए वो किसी पाथ को सर्च नहीं करेगा, उसके अंदर ही ये कमांड शेल के पास ही है। अगर आपने कर दिया टाइप, ज्यादातर लेकिन कमांड्स आपकी एक्सटर्नल होती हैं, आपने लिखा टाइप कैट, अब ये देखो यहां पर उसका पाथ आ गया है /bin/cat, तो ये कमांड क्या होगी, एक्सटर्नल कमांड। इको कमांड इंटरनल है, कैट कमांड एक्सटर्नल है। अब कई कमांड्स के आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे मैंने टाइप ls किया तो ls इज अलाइज टू, यहां पर शेल ने उसका कमांड का नेम चेंज कर रखा है, ठीक है, अंदर उसकी प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म से, लेकिन ये भी क्या है, एक्सटर्नल कमांड है, क्योंकि अब जब तक शेल बिल्ट इन का मैसेज नहीं आएगा आपके पास, ये कमांड्स क्या होंगी, एक्सटर्नल। अलाइस क्या होता है, कोई दूसरे नेम से करना, ठीक है, तो इसलिए ये मैसेज आ गया हमारे पास। आपने लेट अस सपोज और कोई कमांड, WC क्या है, एक्सटर्नल कमांड। क्लियर? किसी को डाउट हो वो पूछ सकता है। इसको एक बार करके देखते जाओ साथ साथ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए। और एक काम करना है आप लोगों ने सभी ने, जो इसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, मे भी पॉसिबल है कि मेरे से एक आधी कमांड मिस हो जाए, तो आपने वो खुद देख लेनी है, या अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट लैब में मेरे से पूछना है। एक और कमांड हमारी रहेगी, देखो टी पुट कमांड क्या है, लेट अस सपोज मेरे टर्मिनल पे इतना कुछ अभी लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं, तो ये क्लियर हो जाएगा। एक कमांड होती है एग्जिट कमांड कई शेल्स में साइन ऑफ के लिए यूज की जाती है। एक कमांड होती है, जैसे ये एग्जिट लिखा ना, तो यहां पर तो एग्जिट इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल टर्मिनल होंगे कई, उसमें ये साइन ऑफ के लिए यूज की जाती है कि टर्मिनल से बाहर आ जाओ आप, क्लोज करने के लिए। और एक कमांड होती है आपकी पासवर्ड, ये पासवर्ड, अगर आपके पास एडमिन राइट्स हैं
तो इसके बाद जो भी आप कैरेक्टर, जैसे मैंने ये कर दिया, तो एक्चुअल में तो टर्मिनल पे ये ऐसे दिखेंगे नहीं, तो वो पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड्स है हमारी। अगर पाथ चेक करना है कि वेरियस पाथ क्या है, तो आप चेक करोगे ऐसे। तो यहाँ पर ये रूट डायरेक्टरी में भी कौन कौन सी पाथ वो सर्च करती है, शेल, करंट शेल, तो इसमें ऐसा आ जाता है। तो अगर आप शेल्स चेक करना चाहते हो कि कौन कौन सी हैं, जो आपका नॉर्मल कंपाइलर होता है, सॉरी कंपाइलर क्या कहते हैं, टर्मिनल होता है लिनक्स का, उसमें तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। यहाँ लेकिन वो है नहीं, मैं एक बार ऑनलाइन कंपाइलर पे आपको दिखा देता हूँ। देखो, वर्चुअल मशीन लेकर मैं यही अभी फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप सभी अपने लैपटॉप पर लिनक्स को तो इंस्टॉल कर ही लो वर्चुअल मशीन के ऊपर, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि वो कम से कम इंस्टॉल कैसे करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। काफी इजी प्रोसेस है, यूट्यूब पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी इसकी, तो कोई इशू नहीं है, और सेफ भी है। अगर आप वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपका सिस्टम भी, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। क्लियर, इट विल नॉट गेट डैमेज्ड। अगर डुअल बूट करोगे फिर डैमेज होने का चांस होता है। हाँ जी, जितनी देर में ये मशीन ऑन हो रही है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट होंगे, एक दो कमांड्स और देकर। ये देखो, इस कमांड के साथ इसमें sh शेल है, बैश शेल है, और इन्हीं दोनों के अलग अलग पाथ है। ठीक है, तो दो शेल्स इसमें है आपके पास, sh एंड दिस, एंड वन इज नो लॉगिन। नो लॉगिन तो चलो ज्यादा कॉमनली यूज नहीं हम कर रहे, लेकिन sh एंड बैश आपकी शेल्स हैं। इसके अलावा लिनक्स में कौन सी शेल्स होती हैं? कॉर्न शेल होती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की शेल्स है। अब एक ही सिस्टम में मल्टीपल शेल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी शेल एक टाइम पर यूज कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूं, अभी मैं प्रेजेंटली कौन सी शेल यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इको $, तो
अभी मैं बैश शेल में हूं, अभी मैं बैश शेल यूज कर रहा हूं। शेल क्या होती है? कमांड इंटरप्रेटर। शेल क्या होती है? कमांड इंटरप्रेटर। क्लियर? तो बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर भी सॉफ्टवेयर ही है। तो आपके पास आप अपनी शेल भी, जो ज्यादा कर्नल प्रोग्रामिंग में या शेल प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी शेल भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप लेट अस सपोज चाहते हो कि हाय लिखने से ये हाय हाय नाम की आप एक कमांड बना लो, तो वो आप अपनी शेल क्रिएट करके कर सकते हो। तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि है तो ये सॉफ्टवेयर ही है। क्लियर? तो ये होगी एक आपके पास। अब जो कमांड्स हैं, एक दो कमांड्स और बची हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगर आपने मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन करना है, लेट अस सपोज इससे क्या होगा कि दो कमांड्स चल जाएंगी यूजिंग सेमीकोलन। देखो पहले ls माइनस एल चली, बाद में क्या चला? डेट कमांड। पहले ls माइनस एल कमांड चली, बाद में क्या चला? डेट कमांड विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। ये ऑनलाइन टर्मिनल पे भी चलेगी, आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर मैं करूंगा, पहले ls माइनस एल किया, फिर डेट कमांड की, तो ये चलेगी। क्लियर? तो अब हमारे पास जैसे मैन कमांड है, किसी कमांड के बारे में हमें जानना है, तो एक व्हाट इज कमांड भी है। इससे आप क्या कर सकते हो? व्हाट इज ls लिखा मैंने जैसे, तो लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स ये बता देगी कि ये कमांड किसके लिए है। तो ये जो करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी को कैसे चेक करते हो? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी home/user। क्लियर? अब एक कमांड है आपके पास एप्रोपोज। ये देखो, ये पॉसिबल है कि कुछ कमांड्स एक शेल में चले और दूसरी में ना चले, लेकिन 90% जो आपकी जेनरिक हैं इस बुक में दी हुई, वो हर शेल में चलेंगी। तो आपने लिखा है एप्रोपोज। एप्रोपोज क्या करती है? लेट अस सपोज मैंने लिखा है एफटीपी। अगर किसी कमांड में एफटीपी नाम इकट्ठा आया, तो ये उसको दिखा देगी कि एफटीपी के रिलेटेड कौन कौन सी कमांड्स हैं। ये देखो SFTP, SFTP, यहाँ पे बीच में FTP आया, यहाँ FTP। तो ये यहाँ भी देखो FTP के रिलेटेड जो भी है वो बता देगी। एप्रोपोज मतलब कहीं भी उस वर्ड के नाम का आ जाए तो इसने बताना है। तो ये तो होगी आपकी कमांड्स की बात। अब प्लीज अपना कैट कमांड सभी को मालूम है ना? कैट कमांड तो पिछली उसमें करवा दी थी। हाँ जी, कोई बोलो कैट कमांड होगी थी लास्ट टाइम या नहीं आपकी लैब में? मेरे हिसाब से तो होगी थी। हाँ जी, चैट में बताओ कैट कमांड होगी थी लास्ट टाइम? एनीबडी? ओके, सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो, एवरीबडी।
यस, वीडियो ऑन कर लो भी सभी। यस महक। ओके, सो नेक्स्ट जो हम करेंगे अब वो आपका सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस में आप किसी में भी करके देख सकते हो। आप ये बताओ, आपके क्लास में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है? चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे थोड़ा सा बताता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और एक आधा प्रोग्राम एज एन असाइनमेंट आपको अभी मिलेगा। मैं अपना ग्राफिकल टैबलेट उठा लूं, 1 मिनट। सो बेसिकली होगा क्या हमारे पास कि कोई भी प्रोसेस है, उसके 2 साइकिल, या तो वो सीपीयू का के पास जाता है एग्जीक्यूशन के टाइम, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास। ये प्रोसेस का ऐसे ही होता है। लेट अस सपोज फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ टाइम वो सीपीयू के पास गया, देन इनपुट आउटपुट के पास गया, देन सीपीयू एंड देन इनपुट, ऐसा प्रोसेस के साथ होता जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि मान लो आपके पास 2 प्रोसेस हैं P1 और P2, और P1 प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसेसर के पास अब इसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो ये इनपुट आउटपुट में शिफ्ट होगा। अब जैसे ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में शिफ्ट हुआ तो देन P2 कैन एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि अगर 2 प्रोसेस हैं आपके पास रैम में और एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए गया तब दूसरा प्रोसेस आके प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि हमारे रैम में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, और जब भी सीपीयू फ्री होगा तो दूसरा प्रोसेस आकर एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर है ये बात? इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग। किसी को इसमें डाउट हो? नेक्स्ट, अब हमने जो करना है, आप लोगों ने जिसके लिए प्रोग्राम बनाना है,
वो क्या है? हम एक स्टैटिक सिनेरियो लेते हैं, हाइपोथेटिकल। यहां पर अराइवल टाइम लिखा है, यहां पर सीपीयू का बर्स्ट टाइम लिखा है। क्लियर? अब P1 प्रोसेस अराइव्स एट 5th यूनिट ऑफ टाइम और इसका सीपीयू बर्स्ट टाइम है 7। P2 अराइव्स एट 3 यूनिट ऑफ टाइम और इसका बर्स्ट टाइम है 4। और P3 अराइव्स एट 0 एंड इसका बर्स्ट टाइम है 8। मतलब ये इतना टाइम इसको सीपीयू का चाहिए और यहां पर हम इनपुट आउटपुट का टाइम इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास इसमें जो एल्गोरिदम सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए यूज हो रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग मींस कि सीपीयू के पास सबसे पहले कौन सा प्रोसेस जाएगा, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो प्रोसेस सबसे पहले आया पहले हम उसको पूरा करेंगे, फिर दूसरा प्रोसेस जाएगा। तो इसकी जो सीपीयू शेड्यूलिंग होगी टाइमलाइन के हिसाब से हम कैसे ड्रॉ करते हैं जनरली, गैंट चार्ट। 0 से 8 कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P3, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो पहले P3 प्रोसेस आया था, अराइवल टाइम उसका क्या था? 0। ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास P2। जैसे P2 आया तो ये एग्जीक्यूट कब तक होगा? इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 4, तो ये 8 से 12। फिर आया P1, ये ऐसे। क्लियर? तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, इसका वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। P3 कब आया? 0 पे आया और 0 पे ही इसको प्रोसेसर मिल गया, तो वेटिंग टाइम फॉर P3 विल बी 0। वेटिंग टाइम फॉर P2 आया कब? 3 पे। प्रोसेसर कब मिला? 8 पे। तो P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? P2 का वेटिंग टाइम होगा आपका 8 - 3 5। वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना होगा? प्रोसेसर आया 12 पे और सॉरी प्रोसेस आया 5 पे और प्रोसेसर मिला 12 पे, तो इट विल बी 7। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है। इसके लिए आप इनपुट क्या करवाओगे? नंबर ऑफ प्रोसेसेस और हर प्रोसेस का अराइवल टाइम और सीपीयू बर्स्ट टाइम। हर प्रोसेस के लिए आप ऐसे करवाओगे। इसको हिंट क्या है? या तो हर प्रोसेस को एक ऑब्जेक्ट मान लो, चाहे क्लास का चाहे स्ट्रक्चर का, या फिर और अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम उसके डेटा वेरिएबल्स मान लो, या फिर प्रोसेसेस वैसे ले लो और अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम को इंडिपेंडेंट एरे की फॉर्म में देखो। ये आपके ऊपर है, आप जो मर्जी वे से कर सकते हो। तो आपने इस सिनेरियो के लिए प्रोग्राम बनाना है। ये इजी है, ये इजियर वन आपको मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपने करवाना है कि हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या होगा, जेनरिक बनाना है। तो एक बार आप इसको देख सकते हो, जिसने पिक्चर क्लिक करनी है वो पिक्चर क्लिक कर ले। सो अब हम, ये आपकी असाइनमेंट है जो अभी आपने
करनी है। मैं किसी को भी स्क्रीन शेयर के लिए कभी भी बोल सकता हूं। जिसको कोई डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है क्वेश्चन के मारे। सो आई अज्यूम दैट क्वेश्चन इज क्लियर। तो आप सभी ने प्रोग्राम बनाना है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिख लो या सी में लिख लो, ये दोनों लैंग्वेज में ही लिखना है। कोई मर्जी लैंग्वेज इन दोनों में यूज कर सकते हो आप। ये देखो, ये इस ऑनलाइन कंपाइलर पे थोड़ी चलेगा, ये कोकोलेट पे। ये आप कोई भी दूसरा ऑनलाइन कंपाइलर देख लो, या फिर आपके पास डेव सी प्लस प्लस हो, कोड ब्लॉक्स हो, या कोई लिनक्स का कंपाइलर हो, उस पे देख सकते हैं। एनी कंपाइलर आप यूज कर सकते हैं, कंपाइलर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो नाउ द टाइम इज 10:35। तो 35 मिनट्स हैं आपके पास इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ये हमारे पास था, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेटिंग टाइम। ये इनपुट होगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन अराइवल टाइम प्रोसेसेस का है, और हमने क्या लास्ट में क्या बताना है कि व्हाट विल बी दी वेटिंग टाइम। तो कोई भी जेनेरिक सिनेरियो में आपको वेटिंग टाइम पता होना चाहिए, आपके उसका प्रोग्राम को बताना चाहिए हर इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है। देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो अराइवल टाइम के बेस पे बेसिकली आप सॉर्ट कर रहे हो। तो उस हिसाब से लेकिन आपका बर्स्ट टाइम भी सॉर्ट होना चाहिए अराइवल टाइम के हिसाब से ही। फिर आपने उसको प्लेस किया है, और आपको फिर बाद में वेटिंग टाइम निकालना है। तो मैंने काफी हिंट दे दिया है, ये अब काफी इजी होना चाहिए आप लोगों के लिए।
ओके, बता देता हूं मैं। देखो वेटिंग टाइम किसका कैलकुलेट करना है, हर प्रोसेस का। अब कैसे वे कैलकुलेट किया इसको, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो अराइवल टाइम के बेस पे P3 आएगा। सीपीयू के पास इसको कितना टाइम लगेगा, 8 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो हमने 0 से 8 प्रोसेसर किसको दे दिया, P3 प्रोसेस को। एंड फ्रॉम, अब उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, क्योंकि 3 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया था, P2। तो अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है सीपीयू का, 8 से 12, तो ये ऐसे कर लिया। फिर 12 से 19, लास्ट में ये आया था तो P1 कर लिया। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट किया, P3 प्रोसेस कब आया, एट टाइम यूनिट 0। P3 प्रोसेस कब आया, एट टाइम यूनिट 0। और इसको प्रोसेसर कब मिला, 0 पे। तो इसको तो रैम में जैसे ही ये प्रोसेस आया तो वैसे ही प्रोसेसर मिल गया, तो आप कह दो कि इसके लिए तो वेटिंग टाइम 0 हुआ। नेक्स्ट P2, ये रैम में कब आया, अराइवल टाइम का मतलब है कि रैम में कब आया प्रोसेस। तो रैम में कब आया ये, एट टाइम यूनिट 3। ये कब है, प्रोसेसर कब मिला, एट टाइम यूनिट 8। तो इसके लिए वेटिंग टाइम कितना हुआ, 5। लास्ट वाला P1 रैम में कब आया, 5 पे, और यहां कब मिला उसको, 12 पे। तो ये इसके लिए वेटिंग टाइम कितना हुआ, 7। क्लियर है ये। मैं अज्यूम करूंगा कि ये क्लियर है अभी, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।
यस, सीपीयू बर्स्ट टाइम इनपुट में ही लेना पड़ेगा आपको, वो तो ऑब्वियस बात है, फिर वरना कैलकुलेट कैसे कर पाओगे आप। तो सीपीयू बर्स्ट टाइम आपका इनपुट में होगा। बेसिकली इनपुट क्या है, ये सारा इनपुट ही है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, हर प्रोसेस का अराइवल टाइम और सीपीयू का बर्स्ट टाइम। सॉर्ट करना पड़ेगा इनपुट, तो यही तो प्रोग्राम है, इनपुट तो सॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको देखो सॉर्ट ही करना पड़ेगा, अगर आप वो करोगे, यहाँ सॉर्टेड उसमें थोड़ी है। अगर इसमें ये बोल सकते हो कि उल्टा सॉर्टेड है, लेकिन ये जरूरी नहीं, ये भी हो सकता था कि आप P4 इनपुट करवा लो और उसको, और उसके लिए टाइम अपना आपने 2 कर दिया और P5 के लिए टाइम आपने 1 कर लिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो इस पे कुछ भी हो तो उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो आपने जेनरिक बनाना है ये, जो सभी के लिए काम करे। इनपुट तो आपको लेनी पड़ेगी ही ना, इनपुट तो आपको यूजर से ही आप इनपुट लोगे, तभी किसी का कैलकुलेट कर पाओगे। आपने देखो, इसको मैं अगर क्लियर करूं तो आपने करना क्या है, उसके ऊपर आपने पूछना है यूजर से नंबर ऑफ प्रोसेसेस। लेट अस सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया 3, अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस 1 वो पूछा, आपने एंटर कर दिया। बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस 1 आपने एंटर कर दिया। फिर अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस 2 एंटर किया। बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस 2 एंटर किया। अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस 3 एंड वो एंटर किया। और उसके बाद आपकी आउटपुट क्या आएगी, वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3।
Yes, Anmol Vyas, can you please share your screen? Anmol Vyas, can you share your screen? आपको सर उधर से अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ कर दिया, अभी किया है। सर हो रही है शेयर। सर ये मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिए, पहले नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनपुट ले लिया n, फिर AT और BT इनपुट ले लिया एक एक अलग अलग उसमें एरे में। ओके फिर ओके उसके बाद मैंने यहाँ AT को वो कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब वेटिंग टाइम वाला फंक्शन दिया है, अब वो कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड गुड, ठीक है, यू कैन एंड स्क्रीन शेयरिंग नाउ।
Yes, has anybody done this? बेसिकली सॉर्टिंग का ही प्रोग्राम है ये, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। अराइवल टाइम के बेस पर आपको अराइवल टाइम तो सॉर्ट करोगे ही करोगे, साथ ही में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बर्स्ट टाइम वाला है वो फिगर आपने उठानी है। जहां पे भी आप अराइवल टाइम को सॉर्ट कर रहे हो उसी लूप में बर्स्ट टाइम को भी रीअरेंज करना होगा। मतलब अगर अराइवल टाइम थर्ड वाले का 82 सबसे कम है, सबसे पहले आएगा, तो उसी का बर्स्ट टाइम भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको भी सबसे पहले लेना पड़ेगा। बस वही बात है यहाँ पे, और तो
Yes, Amisha Gupta, kindly share your screen. Yes, sir. सर मेरा प्रोग्राम थोड़ा गलत बन गया था तो मैंने फिर से बनाया है। तो इसमें तो बेटा अभी आप अराइवल टाइम का ही देख रहे हो। सर अभी सॉर्ट किया है अराइवल टाइम के हिसाब से, फिर बाकी एरेज में भी शिफ्टिंग करनी है। तो किसी के साथ ही कर लो ना, उसमें हाँ सोच ये सब वो भी कर रही थी। ओके ओके ओके, ठीक है, यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ। देखो, जब भी आपने इसकी टेस्टिंग करनी है अपने प्रोग्राम की, मतलब इसको टेस्ट करना चाहोगे, तो इसकी टेस्टिंग के लिए आपके पास यहां पर लेट अस सपोज हर सिनेरियो में चलना चाहिए ना, तो आपने ये वाला सिनेरियो में भी चलाना है इसको। सॉरी, अराइवल टाइम, बस टाइम, चलो यहां ले लो, यहां प्रोसेस मान लो इसको P1 P2 P3। अब ये अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो अब अगर इसका ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया? P1, तो ये आया 0 से लेकर 5 तक। उसके बाद प्रोसेस कौन सा आया? P3, लेकिन कब आया? 7 पे। तो 5 से 7 तक ये क्या था? सीपीयू आपका आइडल। 7 से 8 P2 and 9 and then 9 से 13 P3। तो ये वाला जो वेटिंग वाला चीज है, तो यहां पर वो कैसे होगी? P1 के लिए आपको मतलब यहां पर टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना गया इसका? 13। तो इसके लिए कैसे होगा कि P1 चाहे एक्चुअल सिनेरियो में इस केस में फर्क ना पड़े, लेकिन जब हम और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स करेंगे तब में भी डिफरेंस आ सकता है। तो P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा? 0, 0 पे आया, 0 पे मिल गया। P2 का 0, P3 का 0, लेकिन सिस्टम में ये आइडल टाइम रहा था। ठीक है, तो इसको भी आपने कंसीडर करना है अगर टोटल टाइम के हिसाब से कई स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। तो इस केस में टोटल टाइम कितना आएगा? 13। या आप ये कह सकते हो कि आपने टोटल टाइम ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन भी बताना है कितना होगा, तो वो कितना होगा? 13। इसमें किसी को डाउट हो? एनी डाउट?
देखो अगर इस केस की बात करते हैं तो इस केस में टोटल टाइम कितना हो गया, 7 + 4 + 8 19। लेकिन इस केस में टोटल टाइम कितना हुआ, जो लास्ट वाला था आपके पास, अगर इसका सम करोगे तो 10 आएगा, लेकिन बीच में कितना आपके पास टाइम, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम आपके पास वेटिंग में भी रहा, तो वो भी कंसिडर करना है। तो आपने ये प्रोग्राम जिसका हो गया तो उसने मुझे इस पे भेजना है, ramankumar.goyal@thapar.edu। इस पे आपने मुझे ईमेल करनी है। सो नेक्स्ट लैब में मैं पूछूंगा, आपके पास ये प्रोग्राम रेडी होना चाहिए। जिसने मेल नहीं किया तो मैं नेक्स्ट टाइम में उससे पूछूंगा यहाँ पर। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट हो, वरना फिर लैब को ओवर करें। नो डाउट्स? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लैब में हम कमांड्स भी डिस्कस करेंगे और ये प्रोग्राम भी, और एक और प्रोग्राम की असाइनमेंट आपको दी जाएगी।